जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास की क्लास में अपना चैप्टर चल रहा है लास्ट, संविधान का निर्माण। आज की इस क्लास में इस चैप्टर को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब तक आप ये जान चुके हो भी भारत 1947 में आज़ादी के बाद अपने देश को किस प्रकार से किन नियमों के तहत चलाएगा। इसके लिए कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा जिसने हमारे देश के लिए संविधान का यानी कानूनों का निर्माण है वो किया। 9 दिसंबर 1946 से उस संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट होती है और लगभग 3 सालों के प्रयास के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू होता है, अस्तित्व में आता है। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस टाइम कई प्रकार के वाद विवाद है वो भी चले थे। जैसे कि पिछली वीडियो क्लास में हमने जान लिया था, जो समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने तो संविधान सभा के ऊपर भी प्रश्न उठा दिया था भी ये तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। लेकिन बाद में अन्य सदस्यों नेहरू जी और उन्होंने उनको आश्वस्त किया भी हम हमारे देश के लिए ही काम करेंगे, इसमें अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप है वो नहीं होगा। इसी प्रकार के कुछ और बड़े विवाद भी हुए थे। आज की उस क्लास के अंदर उन्हीं महत्वपूर्ण 3 विवादों के ऊपर है वो बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक जहां छोड़ा था उससे आगे। और आज हम बात करेंगे अधिकारों का निर्धारण। इसके लिए क्या क्या जो वाद विवाद हुए पहले उनके ऊपर बात करेंगे। कौन इनके पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, किसने क्या कहा, यही चीजें जाननी है। और आज का पहला विवाद का विषय है पृथक निर्वाचिका की जो समस्या थी उसके लिए क्या मानना था सदस्यों का। तो पहली बात आती है, अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचिका का समर्थन करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, वो थे मद्रास के, जिनका नाम था बी पोकर बहादुर। ये नाम ध्यान रखिएगा। बी पोकर बहादुर ने मांग की थी भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्वाचिका है वो होनी चाहिए। और इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान हैं वो अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, इसलिए इन्होंने मांग की भी अलग से निर्वाचिका की जो व्यवस्था है वो संविधान में की जाए। अब क्या हुआ, इनके तर्क को सुनकर इनके विरोध करने वाले बहुत ज्यादा थे भी ये तो गलत हो रहा है। अब आपको एक यहां पर ये ध्यान रखना है, पृथक निर्वाचिका का विरोध समर्थन किसने किया, बहादुर ने किया। और जो विरोध करने वाले थे उनके नाम ध्यान रखने हैं और उनके अंदर किसी विशेष व्यक्ति ने कुछ विशेष बात कही है तो उनको भी एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है। इसी कड़ी में एक नाम आता है आर.वी. धुलेकर, इन्होंने विरोध किया था। दूसरा नाम आता है वल्लभ भाई सरदार पटेल। इसके बाद और भी नाम है, लेकिन उससे पहले पृथक निर्वाचिका का विरोध करते हुए सरदार पटेल ने क्या क्या बातें कही उनके ऊपर भी फोकस करना होगा अपने को। कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है, एक ऐसा जहर है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। ये बात किसने कही, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। दूसरा कथन है इनका, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो। बहादुर जैसे सदस्यों को संबोधित किया जा रहा है, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो, और अगर चाहते हो तो इसे यानी पृथक निर्वाचिका को छोड़ दो। ये बात किसने कही, पटेल साहब ने कही। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। हिंदू मुस्लिमों को लड़ा गए थे जाते जाते, ये बात भी पटेल साहब ने कही। पटेल ने पृथक निर्वाचिका को देश में रक्तपात और विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया। कि देश में जो दंगे हुए आजादी के समय और जो विभाजन की प्रक्रिया हुई वो इसी पृथक निर्वाचिका के कारण हुई। अंग्रेज मुस्लिम लीग को बरगलाकर हमें विभाजित करके चले गए। तो पृथक निर्वाचिका के विरोध में इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं वो सरदार पटेल साहब ने कही। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आपको जरूर
परीक्षा की दृष्टि से भी ये कोई लाइन आ जाए और आपसे ये पूछे भी ये किसने और किसके संदर्भ में कही, तो पृथक निर्वाचिका के संदर्भ में सरदार पटेल साहब के ये कथन हैं वो रहे हैं। इसी कड़ी में और बात करते हैं। तीसरा नाम आता है गोविंद वल्लभ पंत का। गोविंद वल्लभ पंत ने भी विरोध किया। विरोध के स्वरूप उन्होंने क्या कहा कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी और उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। अगर हमने अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव करवाने का पृथक निर्वाचिका का सिस्टम अपना लिया तो वो कभी भी अन्य समुदायों से कभी भी नहीं जुड़ पाएगी। ये गोविंद वल्लभ पंत साहब का कहना था। इसी कड़ी में चौथा नाम आता है बेगम एजाज रसूल। आप गौर कीजिएगा, ये नहीं है भी कोई मुसलमान ही पृथक निर्वाचिका का मांग कर रहा था, पृथक निर्वाचिका के विरोध करने वाले मुसलमान भी थे। उन्हीं में नाम आता है बेगम एजाज रसूल। इन्होंने कहा पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक है वह बहुसंख्यकों से कट जाएंगे, उनके साथ कभी भी प्रेम से वो नहीं रह पाएंगे। ये कहना था बेगम एजाज रसूल का। इसी कड़ी में एक नाम और आता है पांचवा, NG रंगा का। इन्होंने कहा असली अल्पसंख्यक कौन है? रंगा ने कहा असली अल्पसंख्यक है कौन इस देश में? उन्होंने कहा इस देश की जनता, इस देश की जनता ही असली अल्पसंख्यक है जो गरीब और दबी कुचली है। अल्पसंख्यक वो आदिवासी लोग हैं जो सदियों से व्यापारियों जमींदारों द्वारा शोषित हो रहे हैं, जिन्हें बहुत ही घृणित दृष्टि से देखा जा रहा है, जिन्हें दबाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक तो वो है, आप कहां हिंदू मुसलमानों के चक्कर में उलझ रहे हो। ये बात NG रंगा साहब ने कही। इसी कड़ी में एक नाम और आता है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ने कहा पृथक निर्वाचिका के ये भी हक में नहीं थे। उनको लगता था कि विधायिका में, यानी जो MLA MP की बात हम करते हैं, में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। इन्होंने कहा भी आदिवासी जो लोग हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, जिन्होंने बुरे दिन हमसे भी ज्यादा देखे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हमें यह करना चाहिए भी उनके लिए कुछ सीटों का आरक्षण है वो सुनिश्चित कर देना चाहिए। तो ये उसके अंदर आरक्षण के जो समर्थक है वो रहे हैं जयपाल सिंह। ये 6 प्रमुख नाम हो गए जिनके अंतर्गत हमने बात कही भी ये पृथक निर्वाचिका के विरोध के अंदर थे। इसी प्रकार के कुछ नाम और भी आपको मिल जाएंगे, अगले बिंदु के अंदर हम समझते हैं उनको। इसी कड़ी में बंबई की हंसा मेहता, इन्होंने क्या कहा? बंबई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की मांग की। महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने की? हंसा मेहता ने की, जो कहां से बिलोंग करती थी उस टाइम? बंबई से। और इन्होंने आरक्षित सीटों और पृथक निर्वाचिका क्षेत्र की मांग नहीं की थी। इन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की भी अलग से निर्वाचित हो। इन्होंने आरक्षित सीटों के ऊपर भी बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ कहा महिलाओं के लिए न्याय की मांग की थी हंसा मेहता ने। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान अगर डॉक्टर BR अंबेडकर की बात करें, बाबा साहब की अगर बात करें, जब आजादी से पहले जब संविधान सभा नहीं बनी थी, बंटवारे की बातें नहीं हुई थी, उससे पहले की अगर हम बात करें तो बाबा साहब ने दलित जातियों के लिए, दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया इन्हीं हरकतों की वजह से, तो उन्होंने, बाबा साहब ने बंटवारे के बाद ये मांग छोड़ दी थी। बाबा साहब ने भी मान लिया था इस बात को भी पृथक निर्वाचिका की बात आने से बंटवारे का भय है वो रहता है। तो पहले इन्होंने जरूर मांग की थी, लेकिन बाद में इन्होंने भी, बाबा साहब ने भी पृथक निर्वाचिका का विरोध किया था। और गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी जी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का ये कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से यह समुदाय, जो अल्पसंख्यक, जो दलित जो समुदाय है,
ये स्थायी रूप से अन्य समाज से कट जाएगा। तो ये बात महात्मा गांधी जी ने कही। तो इस प्रकार से आप एक चीज यहां क्लियर कट समझ गए होंगे, क्या भी पृथक निर्वाचिका के ऊपर काफी लंबी चौड़ी बहस चली। बहादुर साहब ने वो फुलझड़ी छोड़ दी थी, फिर उनके विरोध के अंदर बहुत से सदस्य खड़े हुए और जिन्होंने अपनी पूरी लंबी चौड़ी बातें हैं वो वहां पर रखी और लास्ट में यही डिसीजन हुआ भी पृथक निर्वाचिका है, ये इसकी मांग है, वो सही नहीं है। आगे चलकर ये जरूर हुआ भी सीटों का आरक्षण है वो सुनिश्चित कर दिया गया था एससी और एसटी के लिए। चलिए एक पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ आज का। इसी कड़ी में चलिए कुछ पिछड़े वर्गों की सुरक्षा को लेकर एक हाँ इंपॉर्टेंट बात और बच जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट 2-3 नंबर में पूछ ली जाती है कई बार। तो कि पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए संविधान सभा ने कौन से सुझाव दिए। तो उन्होंने वही है ना, जब विरोध हो रहे थे तो संविधान सभा को यह सुनिश्चित तो करना ही था भी हम इन पर इस प्रकार से जो अल्पसंख्यक है, पिछड़े जो लोग हैं, दमित जो लोग हैं, उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो संविधान सभा ने सुझाव दिया भी अस्पृश्यता यानी छुआछूत को हम नष्ट करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, कोई छुआछूत नहीं करेगा। हिंदू मंदिरों को सभी के लिए खोल दिया जाएगा। पिछड़े वर्गों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का प्रावधान का कह दिया था भी आरक्षण देंगे। समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। साथ में इन्होंने कहा सिर्फ नियम कायदे बनाने से ही सब कुछ नहीं होगा, हमें समाज के अंदर हमारी सोच है वो भी बदलनी होगी, क्योंकि सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानूनों से समाप्त नहीं किया जा सकता। कानून तो अगर बात करें भी बिना हेलमेट बाइक चलाना भी गैर कानूनी है, लेकिन समाज को यह बात समझ में तो आए भी क्या हम सिर्फ चालान कटाने के लिए ही हेलमेट लगाते हैं या हम नियमों की पालना करते हैं ताकि हमारा भविष्य है वो सुरक्षित रहे। तो सही बात है भी सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए समाज को अपनी सोच है वो बदलनी होगी। तो इस प्रकार के 4 महत्वपूर्ण सुझावों की बात है वो पिछड़े वर्गों की समस्या के लिए संविधान सभा ने दी थी। बहुत प्यारा प्रश्न है, बड़े प्रश्नों के रूप में भी। इसी कड़ी में अब बात करते हैं अगला विवाद का विषय राज्य की शक्तियों में, कि जब हम नियम बना रहे हैं इस देश को चलाने के लिए, एक तो पूरा देश हो गया, फिर देश के अंदर बहुत से राज्य हैं, तो पावर का बंटवारा भी पावर ज्यादा केंद्र सरकार के पास रखी जाए या राज्य सरकार के पास रखी जाए, इसके लिए भी काफी लंबी चौड़ी बहस है वो चली थी। उसी कड़ी के अंतर्गत एक प्यारा सा प्रश्न निकलता है कि संविधान के मसविदे यानी ड्राफ्ट में 3 सूचियां बनाई गई थी। 3 सूचियों के नाम और उनके काम ध्यान रखिएगा। पहली है केंद्रीय सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी रही समवर्ती सूची। तो 3 सूची, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती। केंद्रीय सूची के अंदर उन विषयों को रखा गया जो केंद्र सरकार के अधीन थे, यानी जो विषय केंद्र सूची में आ गए उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा? केंद्र सरकार का रहेगा। जैसे विदेश नीति की बात कर ले, रेलवे की बात कर ले, ये केंद्रीय सूची के विषय है और इनके ऊपर कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। राज्य सूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा गया जो कि राज्य सरकार के अधीन, यानी राज्य सरकार ही उनके लिए कानून बनाएगी। और बात आती है समवर्ती, केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी रहेगी। समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर है वो डिसीजन करेंगे, नियम बनाएंगे। और ये भी आज उल्लेखित है भी अगर कोई विवाद की बात आती है भी केंद्र अपने हिसाब से कहे, राज्य अपने हिसाब से, तो फिर केंद्र सरकार की उसके अंदर चलती है। तो 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। अब चलिए इसी मुद्दे के अंदर चलते हैं। अब कि संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली भी, सेंटर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, बनाने के लिए किए गए प्रमुख प्रावधान क्या है? केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए केंद्र सूची के अंदर ज्यादा विषय रखे गए और कौन से रखे गए उन्हीं के ऊपर बात करें तो पहला पॉइंट है केंद्रीय सूची में बहुत अधिक विषयों को रखा गया। खनिज पदार्थों और प्रमुख उद्योगों पर
केंद्र सरकार का नियंत्रण रखा गया। अनुच्छेद 356 बहुत प्यारा, कई बार क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना उस राज्य के अंदर। इन बिंदुओं से यह पता चलता है भी केंद्र है वो ज्यादा शक्तिशाली। 356 ये जरूर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356 इसमें क्या है, जैसे आप अपना कोई भी स्टेट है, स्टेट के चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है, और ये लगे किसको, राज्यपाल को, ये लगे भी मुख्यमंत्री है वो इस राज्य को सही तरीके से नहीं चला पा रहा है या इसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ये राज्यपाल आर्टिकल 356, क्योंकि इसके अंदर ये नियम लिखा हुआ है, 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर, 395 उनमें से 356 पे ये बात लिखी हुई है भी इसकी राज्यपाल की सिफारिश के ऊपर ये वहां पर कौन सा शासन लागू करवा देगा, राष्ट्रपति शासन लागू करवा देगा, यानी उस राज्य के ऊपर है वो एक तरीके से केंद्र सरकार है, वही काम है वो वहां पर संचालित करती है जब तक कि आगे दोबारा चुनाव होकर एक सुदृढ़ सरकार है वहां पर नहीं बन जाती। तो इन बिंदुओं से यह लगता है भी केंद्र अधिक शक्तिशाली है, वो रखा गया। अब बात आती है कि संविधान के सभा के अंदर ऐसे कौन से लोग थे जो कि शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, भी केंद्र ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टेट की तुलना में। इनमें नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गोपाल स्वामी अय्यर जी और बालकृष्ण शर्मा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर और बालकृष्ण शर्मा, ये सेंटर ज्यादा पावरफुल हो इसके पक्षधर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा प्रश्न कि मजबूत केंद्र के पक्ष में कौन से तर्क दिए गए, भी हम केंद्र को ही मजबूत क्यों रखें, एक बात। या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रांत यानी राज्यों को अधिक शक्तियां देने के विरोध में, दो बात हो गई ना, है सेम ही, भी राज्यों को हमें ज्यादा शक्तियां नहीं देनी है और दूसरा भी केंद्र को ज्यादा मजबूत रखना है, इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए। वो तर्क क्या है कि मजबूत केंद्र से सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सकता है, धर्म की राजनीति नहीं होगी, धार्मिक जो लड़ाइयां हैं वो नहीं होगी अगर केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। शक्तिशाली केंद्र ही देश के हित में योजना बना सकेगा, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकेगा और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सकेगा। यह बात बालकृष्ण शर्मा जी ने लिखी, इसलिए यहां मैंने नाम लिख दिया। शक्तिशाली केंद्र है वो देश के लिए योजना बनाएगा, विदेशी आक्रमण से है वो हमारी रक्षा करता है। अंबेडकर साहब ने कहा कि वो एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं, केंद्र है वो ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट था, 1935 का जो अंग्रेजी कानून था, हमने जो केंद्र बनाया था उस टाइम, उससे भी अधिक शक्तिशाली केंद्र है वो बाबा साहब चाहते थे। तो ये वो तर्क हैं जो ये कहते हैं भी हमें मजबूत केंद्र है वो क्यों रखना चाहिए, क्योंकि केंद्र के पास पावर होगी तो इस प्रकार की समस्याएं आएगी वो ज्यादा अच्छे से निपट लेगी। अब बात आता है प्रांतों को लेकर। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे भी स्टेट के पास पावर आप ज्यादा दें, तो प्रश्न पर गौर कीजिएगा। प्रांतों के लिए ज्यादा शक्तियों के पक्षधर सदस्य, इनमें से महत्वपूर्ण नाम आता है के संतनम का। के संतनम ये मद्रास के थे। के संतनम ने ये अपनी बात रखी थी भी स्टेट्स को सेंटर की तुलना में ज्यादा पावरफुल रखा जाए। इनका तर्क था कि यदि केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा शक्तियां होगी, पावर होगी, तो वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। कि आप उसको ज्यादा काम दे दोगे तो वो पूरे देश को चलाना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरा कि ज्यादातर कर जो टैक्स है वो केंद्र सरकार के अधिकार में देने से तो राज्य के पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि देश किससे चलता है,
आम जनता से, हमसे जो टैक्स लिया जाता है उसी पैसे से ये देश चलता है। कोई भी नेता, कोई भी जो अधिकारी, कोई अपनी जेब से नहीं लगाता, ये वो हमारे ही पैसे हैं और हमारे ऊपर ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च किया जाता है। कोई ये कह दे भी मैंने आपके लिए ये कर दिया, तो किसी ने अपनी जेब से नहीं किया है, ये वो हमारा पैसा है और हमारा पैसा अच्छे से हम सबके ऊपर लगे, इसी के लिए तो उनको चुना जाता है। जैसे मेरा काम पढ़ाने के लिए है, तो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कहूं भी मैंने आप पर एहसान कर दिया, तो वो कोई एहसान नहीं किया, उसी के लिए नियुक्ति की जाती है। तो कर ज्यादा सेंटर के पास रहेंगे तो राज्य के पास पैसा नहीं होगा, और राज्य के पास पैसा नहीं होगा तो वो विकास कार्यक्रम, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं चला पाएगा। ये संतनम के तर्क थे। और कुछ ही सालों में सारे प्रांत है वो केंद्र के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जब केंद्र है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, तो धीरे धीरे का वो राज्य जब काम नहीं कर पाएगा तो वो केंद्र के विरोध में हो जाएगा। तो एक तरीके से देश के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई होने की संभावना हो सकती है। तो संतनम ने इन तर्कों के आधार पर यह कहा भी स्टेट्स है वो ज्यादा पावरफुल है, वो होने चाहिए। ये बहस चल रही थी, उन्हीं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है केंद्र को ज्यादा पावर दो, कोई कह रहा है स्टेट्स को पावर दो। तभी तो सब में तालमेल बैठाकर ही तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, 3 सूचियां बना दी भी ये काम केंद्र का, ये राज्य का और ये काम हमारा साझा रहेगा। जैसे वर्तमान में जो शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, और अगर कोई विवाद हो तो फिर केंद्र के अनुसार ही काम चलता है। जैसे अब पूरे भारत के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस है वो चलता है भी, जैसे केंद्र का आदेश है उसी के अकॉर्डिंग वही सिलेबस है वो सभी स्टेट्स के अंदर पढ़ाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, एक लास्ट अंतिम पॉइंट आ जाता है, राष्ट्र की भाषा को लेकर बहुत बड़ा विवाद, बहुत विवाद चला भी। अब जब हम हर चीज डिसाइड कर रहे हैं तो देश की भाषा को, और वो समस्या जैसी उस टाइम थी वैसी ही आज है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाई संविधान सभा। क्या बना पाई? राजभाषा बना पाई, यानी कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हम हिंदी को कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा विवाद था, इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिएगा 1930 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। 1930 के दशक से यह डिसाइड हो गया था हमारे हिंदुस्तान की भाषा क्या रहेगी? हिंदुस्तानी रहेगी। और गांधी जी का क्या मानना था कि सभी को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो लोग आसानी से समझ सके। वो हिंदी और उर्दू से बनी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। गौर कीजिएगा, सब क्या चाहते थे भी हिंदुस्तानी है वो राष्ट्रभाषा बने। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण थी? ये हिंदी प्लस उर्दू, इसमें दोनों ही भाषा के शब्द हैं वो शामिल थे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम, गौर कीजिएगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस भाषा के समर्थक थे भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा है वो बनाएंगे हम जब देश आजाद हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की विशेषता क्या होनी चाहिए? ये प्रश्न है अपने आप में। उन्होंने कहा हिंदुस्तानी भाषा न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, न तो बहुत ज्यादा संस्कृत इसके अंदर डालनी चाहिए, और न ही फारसी निष्ठ उर्दू, यानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, लेकिन यह भी नहीं है भी बहुत ज्यादा इसमें संस्कृत या इसके अंदर फारसी है वो जबरदस्ती डाल दी जाए। ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। हिंदी और उर्दू का मिश्रण होना चाहिए हिंदुस्तानी, ये गांधी जी का कहना था। हिंदुस्तानी में क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग जरूरत के अनुसार करना चाहिए। अगर कोई लोकल शब्द है, कोई विदेशी शब्द हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर शामिल हो गया है, तो उसको भी इस हिंदुस्तानी के अंदर शामिल कर लेना चाहिए जब हर लोग उस बात को समझते हैं। तो ये स्टार्टिंग की कहानियां चल रही है। 19वीं सदी के आखिर से भाषा भी धार्मिक पहचान की
राजनीति का हिस्सा बन गई। गौर कीजिएगा, जैसे जैसे मुस्लिम लीग अलग होने की बात कहती जा रही थी, जहां जिस हिंदुस्तानी को हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, जिसके अंदर हिंदी और उर्दू दोनों शामिल थे, तो सब यहां से देखिए, सिर्फ हमारा क्षेत्र का बंटवारा ही नहीं हुआ, हमारे मन का ही बंटवारा नहीं हुआ, हमारी भाषा का भी बंटवारा 1947 में हो गया था। हिंदी को हिंदू अपनाने लगे, उन्होंने उर्दू के शब्दों का त्याग कर दिया, और मुस्लिम हैं वो उर्दू को अपनाने लगे और उसमें से हिंदी को वहां से विदा कर दिया। देखिएगा कैसा खेल हुआ। हम सोच रहे होंगे आप कोई भी सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, वो तो मन का बंटवारा, भाषा का बंटवारा तक लोगों ने कर दिया। भी हिंदी सिर्फ हिंदुस्तानी की, पहले दोनों का मिश्रण चलता था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले, लेकिन राजनीति बहुत खराब है। सांप्रदायिक टकराव से हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। जैसे जैसे आजादी टाइम नजदीक आता जा रहा था, हिंदी और उर्दू भी एक दूसरे से दूर होती जा रही थी। हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयास किया गया। अब हिंदी के अंदर ज्यादा से ज्यादा संस्कृत के पास ले आए, हिंदुओं की भाषा माना जाने लगा। हिंदी हिंदुओं की भाषा बन गई और उर्दू भाषा फारसी के निकट आती गई और वो मुसलमानों की पहचान बन गई। गांधी जी ने क्या कहा था? हिंदी संस्कृत के ज्यादा पास मत लेके जाओ, उर्दू फारसी के पास मत लेके जाओ, दोनों का मिश्रण हिंदी और उर्दू, एक ऐसी लैंग्वेज लोकल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो सब लोग आसानी से समझ सके। लेकिन सांप्रदायिक बंटवारे ने हिंदी को संस्कृत के पास ले गया, उर्दू को फारसी के पास ले गया, और धीरे धीरे हिंदी और उर्दू के अंदर खाइयां बढ़ती गई। सांप्रदायिकता देखिए कहां कहां चली। आर.वी. धुलेकर, इन्होंने तो उसमें संविधान सभा के अंदर हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए खूब बहस की, खूब, और बिना सोचे समझे। कई बार तो इन पर यह आरोप भी लगा भी धुलेकर साहब आप तो सोचती नहीं, ऐसे ही बोलते जा रहे हो, जिससे बड़ा अंदर का माहौल है वो गर्म हो जाता है। आर.वी. धुलेकर ने हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया। आप थोड़ा सा पाठ्यपुस्तक को जरूर रीड कीजिएगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने राष्ट्रभाषा पर क्या सुझाव दिए? बहुत प्यारा प्रश्न। संविधान सभा की भाषा समिति ने भी राष्ट्रभाषा के लेकर क्या बातें कही गई? उन्होंने कहा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। राष्ट्रभाषा नहीं, राजकीय भाषा, यानी ऑफिशियली कामकाज की जो लैंग्वेज है वो देवनागरी लिपि यानी हिंदी रहेगी। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का प्रयोग भी साथ में रखा जाएगा। और तीसरा, प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार है, वो होगा। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा यूज होती है, गुजरात के अंदर गुजराती इस्तेमाल होती है, तो हर प्रांत को यह भी कहा भी आप अपनी एक लोकल लैंग्वेज जो भी है उसका भी इस्तेमाल है वो करेंगे। जैसे पंजाब में फॉर्म भरोगे तो आप कोई भी कागज पत्रों की बात करते हैं तो या तो वो पंजाबी में मिलेगा या फिर ट्रांसलेट उसका आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो इस प्रकार से संविधान सभा की भाषा समिति ने इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की सिफारिश की। राष्ट्रभाषा के ऊपर सुझाव दिया भी हम राजकीय भाषा बना लेते हैं, क्योंकि दक्षिणी भारत के अंदर बहुत ज्यादा विरोध था हिंदी भाषा को लेकर। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विरोध के संबंध में मद्रास की सदस्य दुर्गाबाई का कहना था कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है। उनको लग रहा था भी हमारी सारी जो तमिल, जो तेलुगु, मलयालम जो भाषाएं चल रही है हम पर हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है। वहां के लोग हिंदी के लिए हो रहे प्रचार को प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास मानते हैं। वो उनका ये मानना था भी आप हम पर हिंदी थोप रहे हो और हमारी जो लोकल भाषा है उसकी जड़ें खोद रहे हो। आप हिंदी थोप कर हमारी भाषा को
खत्म करना चाहते हो तो दक्षिणी भारत ने राष्ट्रभाषा बनाने, हिंदी को बनाने का बहुत ज्यादा विरोध किया, इसलिए वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई और उसको क्या अपनाया गया, राजकीय भाषा का दर्जा है वो मिला था। इसी कड़ी में अब अंतिम पड़ाव के अंदर अंतिम पेज के ऊपर पहुंच जाते हैं सिलेबस के। दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर बनते हैं। भारतीय संविधान के दो अभिलक्षण, दो प्रमुख लक्षण जिन पर सभी की सहमति थी। सामान्य प्रश्न है, भाषा विवाद अपना खत्म हो गया है, अब जनरल 2-3 बात कर रहे हैं। प्यारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की ऐसी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए जिन पर सभी की सहमति थी। तो वो था, एक तो प्रत्येक वैश्य भारतीय को मताधिकार देना, प्रत्येक वैश्य को वोट डालने का अधिकार दिया गया, इस पर सभी दिया जाए, इस पर सहमत थे सभी। और दूसरा, धर्मनिरपेक्षता पर बल, भी यहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के ऊपर सभी सहमत थे संविधान सभा के सदस्य। अब आता है भारतीय संविधान के 3 मौलिक अधिकार। देखिए, वैसे मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन यहां आपके सिलेबस में अंदर, क्योंकि हम परीक्षा के हिसाब से थोड़ा सा इसको देख रहे हैं, तो 3 मौलिक अधिकारों का जिक्र है, तो नाम ध्यान रख लीजिएगा। समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 तक मिलता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है वो अनुच्छेद 29, 30 में मिलता है। मैंने आपको बताया भी, हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है, वहीं पर मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें समानता भी, सब समान रहेंगे, किस प्रकार से क्या बातें कही गई वो लिखी गई। धार्मिक रूप से भी आज़ादी मिली हुई है, पढ़ाई का अधिकार है, सांस्कृतिक, अपनी संस्कृति को अपनाने का भी अधिकार है। तो इन 3 नामों को और उनके अनुच्छेद को आप थोड़ा सा परीक्षा के लिहाज से गौर कर लीजिएगा। वो ये डिटेल तो हम किस में पढ़ते हैं, इन चीजों को पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान विषय में पढ़ते हैं। और अब बात करते हैं धार्मिक, जो हमने कहा ना अभी, हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे अधिकार हैं, और अगर मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है तो आप कोर्ट के अंदर दावा प्रस्तुत कर सकते हो भी मुझे इन अधिकारों से वंचित किया जाता है। फिर कोर्ट है, जज है, वो उसके अंदर हस्तक्षेप करते हैं। तो धार्मिकता को लेकर जो बातें हमने कही भी मौलिक अधिकार है, उससे जुड़ी हुई एक लास्ट बात है, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान है वो किए गए हैं, क्या सिस्टम अपनाया गया है। राज्य ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी है, भी सभी राज्य हैं वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया है, वो उनकी हितैषी रहेंगे। राज्य ने स्वयं को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने का प्रयास किया है, इसलिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा के ऊपर रोक है, यानी धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाती है सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया है, रोजगार जो मिलता है उसके अंदर भी कोई जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाने का, अपने ढंग से पूजा पाठ करने का और शांति पूर्वक धर्म का प्रचार करने की आजादी है वो रहेगी। तो ये था अपना आज का वीडियो क्लास, और साथ में अपना चैप्टर भी पूरा हो जाता है, और इसी के साथ अपना हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। बस ईमानदारी से सतत प्रयास है वो करते रहिएगा। अब बारी है चलते चलते आपके प्रश्न की। 1937 में 1937 के अंदर भारत में चुनाव हुए थे, उसमें से कितने प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी? कांग्रेस की सरकार 1937 के चुनाव में कितने राज्यों में बनी थी? ये आप कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रो देते हुए जवाब है वो जरूर दीजिएगा। आपको क्लासेस यहाँ का सिस्टम अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत सारी और हिस्ट्री की महत्वपूर्ण चीजों को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।